नाउ लेट अस लर्न एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बट नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है अपने को ये। स्टोर्स, प्रोविजंस इन रिलेशन टू स्टोर्स। स्टोर्स मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। द टर्म स्टोर्स हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 ऑफ कस्टम्स एक्ट। ठीक है, इस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया पढ़ते हैं। गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल, ध्यान से सुनना। गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल मतलब ऐसे गुड्स जो इंपोर्ट नहीं होने वाले बल्कि यूज होने वाले, कहां पर, वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में। एंड स्टोर्स इंक्लूड्स फ्यूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। मान के चलो कि जो वेसल है उसका कुछ पार्ट खराब होने वाला है ऐसा लग रहा है, या फिर अपने को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ना, स्टेपनी जैसा। तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट आपने एक्स्ट्रा रखा है, उसको अपन कहते हैं स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, मतलब कभी भी काम आ सके। सो दिस स्पेयर पार्ट्स आर कॉल्ड एज स्टोर्स। समझ में है बात। अब अपन इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं कि इसके ऊपर क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, या लगेगी तो किस तरीके से लगेगी, इसका वेयर हाउसिंग का क्या प्रोविजन है स्टोर्स को लेकर के, ये सब अपन देखने वाले हैं। अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, मतलब ऐसे आर्टिकल्स या फिर इक्विपमेंट जो इमीडिएट फिटिंग के लिए नहीं यूज होने वाले लेकिन बाद में यूज होंगे। इज दैट क्लियर। सो उसको अपन कहते हैं स्टोर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फूड आइटम्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फूड आइटम्स मतलब चॉकलेट्स, ड्रिंक्स। आप लोग को मालूम है अपने को क्या बोलते हैं यार इसको, रेड वाइन। आपको ना प्लेन में, अगर आप इंटरनेशनल प्लेन में गए हो कभी, मैं तो दुबई में गया था 2017 दिसंबर में, तो मुझे ना रेड वाइन मिली। कौन सी, रेड वाइन। मैंने ली नहीं है, वो अलग बात है, मतलब मुझे ऑफर की गई। पहले तो मतलब मेरा ऐसा था, आज तक कभी वाइन पी नहीं है। ओके, वाइन का नाम सुनते ही दिमाग में ये आता है इसका कॉस्ट कितना होगा, और ऊपर से दुबई का फ्लाइट है। दुबई का फ्लाइट है मतलब कुछ तो कॉस्ट होगा जरूर। तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मैडम वेदर इट इज चार्जेबल। वैसे खरीदना तो था ही नहीं। खरीदना तो था ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने पूछा वेदर इट इज चार्जेबल। तो उसने बोला नो सर, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर एयर फेयर। बोला ओके। तो मैं उस एयर होस्टेस ने बोला कि सो शैल आई सो। तो मैंने बोला नो नो मैडम, आई वाज जस्ट आस्किंग एज इट इज। बाद में मेरे सर थे, साथ में बैठे थे बाजू में, वो बोलते कि अरे ले। मैं बोला नहीं सर आप पियो। तो उन्होंने पिया। मतलब वो कड़वी होती है शायद से, पता नहीं, पर वहां पर सारे लोग ले रहे थे, पर मैंने नहीं ली। एक खाली बात है, मतलब इसको भी अपन स्टोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट ऑल्सो इंक्लूड फूड ड्रिंक। ड्रिंक का तो आपको एक्सपीरियंस है ही। मेडिसिन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। याद है क्या, मतलब प्लेन में अपन जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का होता है ना, पहले पूरा का पूरा ऐसा एक्टिंग करके बताते हैं। कैसे एक्टिंग करते हैं, हवाई जहाज के दरवाजे इधर हैं, ओके, और नाक पर ये ले लें, फिर वो घूम जाते हैं, फिर वापस से सीधा हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो वो लोग क्या सिखाते हैं कि आप लोग ये बटन दबाओ तो आपका ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा। ओके, तो इमरजेंसी के समय इस तरीके से करें। तो ये जो लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह होते हैं, ओके, इमरजेंसी लैंडिंग में काम आते हैं। सो ऑल दिस आर इन द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्स। रियली सॉरी, मेरा आवाज थोड़ा आज गया हुआ है। कल सीए इंटर का जो मैराथन लिया ना मैंने, उसकी वजह से मेरा पूरा गला दुख रहा है। मैं आज इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया फाइनल का, जो भी ये 4 पार्ट्स थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, इसके लिए आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो, तो ये सारे होते हैं लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, उसको भी अपन स्टोर्स बोलेंगे। ठीक है, लाइफ बोट आर्टिकल्स, ऑक्सीजन, वॉट एवर वॉट एवर, और इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडफोन है, तो दिस ऑल आर द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो ये सारी चीजों को भी अपन स्टोर्स का नाम देंगे, इन एडिशन टू फ्यूल। ठीक है, these items are not imported or not imported into or exported out of India in course of international trade, but by the very fact of their being import into India from a place outside India and vice versa, they attract the rigors of control on import and export of goods. Very important. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो प्लेन जो है वो फॉरेन गोइंग वेसल है। ठीक है, वो फॉरेन गोइंग वेसल है।
ओके, तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल कोर्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है, ओके, सो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर प्रोविजन क्यों बनाए? आंसर इस प्रोविजन इसके लिए बनाए ताकि कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। नहीं तो क्या होगा, कोई भी इंसान प्रोहिबिटेड गुड्स लेके आएगा, ओके, बोलेगा कि ये स्टोर्स है, एंड कभी जेब में पकड़ के लेके जाएगा, जेब में डाल के लेके जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए अपने को कंट्रोल्स एक्सरसाइज करने जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस हैज नेसेसिटेटेड द स्पेशल प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन 85 टू 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बात समझना, जो स्टोर्स होते हैं, जो स्टोर, कितने स्टोर इस पर्टिकुलर कन्वेंस में है, उसका डिटेल अपने को इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में एंड एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में, या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट, इसमें देना पड़ता है। ठीक है, अलग से एक डिक्लेरेशन मांगते हैं कि आपके पास कितने स्टोर्स हैं। आगे अपन देखेंगे सेक्शन 85 में वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोर्स। मान के चलो कि कुछ आप लोगों ने इंपोर्ट मतलब वेसल ने कुछ पार्ट्स लेके आया, स्पेयर पार्ट्स लेके आया, ओके, तो ये जो स्पेयर पार्ट्स है उसको अपन वेयर हाउस में भी रख सकते हैं, उसको वो लोग वेयर हाउस में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वेयर हाउस में गुड्स रहेंगे इसमें ना ही कोई बॉन्ड साइन करना होगा, ठीक है, ना ही कोई बॉन्ड साइन करना होगा, एंड ना ही कोई ड्यूटी पेमेंट करनी होगी। इज दैट क्लियर? दिस इज अ वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोर्स। पढ़ते हैं एक बार। इट हैज बीन फाउंड कन्वीनियंट टू अलाउ इंपोर्ट शिप्स। ठीक है, अभी ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है। Section 85 provides that where any imported goods are entered for warehousing, and importer makes and subscribes to a declaration that these goods are supplied as stores to vessel or aircraft without payment of import duty under this chapter। मतलब जो भी import कर रहा है, for example स्पाइस जेट, ओके, तो स्पाइस जेट इज अ एयरक्राफ्ट, ओके, एयरक्राफ्ट कंपनी। तो वो लोगों ने इंपोर्ट किया है कुछ चीज, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सर इसको वेयर हाउस में रखते हैं, ओके, जब भी लगेगा तभी अपन इसको वेसल में, सॉरी एयरक्राफ्ट में यूज करेंगे। तो इसको अपन कहते हैं वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोर्स। सो वेयर हाउसिंग के ऑफ स्टोर्स में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि कोई बॉन्ड साइन नहीं करना होगा। जैसे अपन वहां पर अपन थ्राइस ऑफ द ड्यूटी अमाउंट का बॉन्ड साइन करते हैं, वैसा यहाँ पर कोई भी बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, द ऑफिसर मे परमिट, अब यहाँ पर मे लिखा है, शाल नहीं लिखा, मे परमिट द गुड्स टू बी वेयर हाउस विदाउट गुड्स बीइंग असेस्ड टू ड्यूटी। कोई ड्यूटी का असेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। This is a deviation from a general provision of warehousing the goods, where goods are assessed to duty at the time of warehousing। याद है अपन इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का जो डेट होगा वो लेते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ड्यूटी का असेसमेंट करना ही नहीं है, तो रेट लेके क्या मतलब है। ओके, आगे ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट भी अलाउड है। मतलब दुबई से एक वेसल आया, ओके, उसने स्टोर्स रखा, स्टोर्स दिया दूसरे किसी कन्वेंस में, वो स्टोर्स ओवर द कन्वेंस यूज होने वाला है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। सेक्शन नंबर 86 87 में इसके प्रोविजंस लिखे हुए हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है खाली, चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं, अभी इतना टाइम डाला है तो पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 86 ऑफ कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट any stores imported into a vessel in a vessel or aircraft may remain on board without payment of duty while it is in India। जब तक वो ट्रांजिट में है तब तक उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज इम्पोर्टेड। ओके, जो अनलोड हुआ एंड बाद में उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वापस से स्टोर की तरह यूज हो, वो इंडिया में कंजम्पशन के लिए निकलने वाला, तब उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। तो जब तक वो ऑन बोर्ड है तब तक उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये सेक्शन नंबर 86 में लिखा हो। Any stores imported in a vessel or aircraft with the permission of proper officer be transferred to any vessel or aircraft as stores for consumption therein। मतलब मान के चलो कि कोई लंदन से आ रहा है वेसल, ओके, एंड मुंबई के किसी वेसल को चाहिए कि हमको भी चॉकलेट चाहिए लंदन का, तो यहाँ पर जो लंदन का चॉकलेट है जो लंदन के वेसल में कंज्यूम होने वाला था, वो मुंबई का वेसल ले सकता है ऑन द प्रॉपर ऑफिसर्स परमिशन। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। आगे सेक्शन नंबर 87 ऑफ कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड दैट इंपोर्टेड स्टोर्स ऑन बोर्ड अ वेसल और एयरक्राफ्ट में without payment of duty be consumed during the period such vessel or aircraft is a foreign going vessel। very important, विदाउट ड्यूटी कंज्यूम हो सकता है स्टोर्स, कब तक, जब तक आपका जो वेसल है दैट इज अ फॉरेन गोइंग वेसल। ये मैंने ऑलरेडी जब स्टार्ट किया था स्टोर्स तभी बताया था, ध्यान से आपने सुना होगा। तो जब भी ये फॉरेन गोइंग वेसल नहीं होगा
इन दैट केस उसके ऊपर ड्यूटी पेमेंट करनी होगी। सो फॉरेन गोइंग वेसल के केस में ही स्टोर्स का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, वेर एज इन केस ऑफ नेवल, ठीक है, जो भी अपना इंडियन विक्रांत शिप मालूम है तुम लोग को? IRS बोलते हैं उसको या कुछ बोलते हैं, नाम है उसका, इंडियन विक्रांत शिप्स, जो नेवल लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो पानी में जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं दे यूज, तो उनके लिए कुछ अदर स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है। दिस सिचुएशन कवर्स this situation between this covers the situation between first Indian port or airport of the airport of arrival to final Indian port or airport of departure to a destination outside India। ठीक है, मतलब फॉरेन गोइंग वेसल पक्का होना चाहिए, दुबई से आया, ओके, इंडिया में कुछ तो उसने गुड्स अनलोड किया एंड वापस से जा रहा है कनाडा, तो यहाँ पर उसको भी अपन फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भले ही पॉइंट है पर उसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर है? Canada. So this particular vessel, even if it is landing at the Indian port, it will be called as foreign going vessel. In other words, no duty is leviable as long as vessel or aircraft is a foreign going vessel. However, if the vessel ceases to be so and converts a total run or local flight, okay, the duty will be chargeable on the stores on board. मतलब जैसे ही वो हो जाएगा लोकल, ओके, मान के चलो कि दुबई है, दुबई से उन्होंने कुछ चॉकलेट ली, ओके, चॉकलेट ली, और यहाँ पर वो लोग मुंबई में लैंड होने वाले हैं, ठीक है, एंड ये फॉरेन गोइंग वेसल है क्या? पहले ये सोचो, क्या इसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है? आंसर इज नो, इसका डेस्टिनेशन इंडिया है। सो इन दिस केस जो भी वो स्टोर्स लेकर के आ रहे हैं, ओके, तो दैट पर्टिकुलर स्टोर्स वुड बी लायबल टू ड्यूटी। इज दैट क्लियर? अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल है, दुबई से लेके मुंबई या मुंबई से जाएगा अमेरिका, तो यहाँ पर दिस इज अ फॉरेन गोइंग वेसल, इस फॉरेन गोइंग वेसल के तहत जो भी कुछ कंजम्पशन हुआ, दैट वुड बी नॉट लेवेबल टू ड्यूटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। As a result of these two specific provisions of law, it follows that in cases of normal law of levy and assessment, import duty would be levied। मतलब जैसे भी नॉर्मल केस में अपन करते हैं बस उसी तरीके से लगेगा। ओके, thus in case of vehicles or aircrafts arriving in India and terminating their voyage at the port of arrival, or the vessel or aircraft arriving in India and subsequently converting into coastal voyage, run or domestic flight, import duty would be chargeable on unconsumed, very important, unconsumed stores brought by the vessel। मतलब ध्यान से सुनना, अभी मान के चलो ये दुबई है, ओके, दुबई से मुंबई गुड्स आ रहे हैं। अब मुंबई आते आते, सुनना ध्यान से, मुंबई आते आते समझो 5 चॉकलेट ये लोग खा गए, टोटल लाया था 100 चॉकलेट, 100 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट ऑन द जर्नी खा गए, ओके, अब बचे हुए हैं 95, ओके। सो ये जो बैलेंस है इसको अपन कहते हैं अनकंज्यूम्ड स्टोर्स। सो ये भले ही डोमेस्टिक रन होने वाला है इसका, अभी यहाँ से वो खाली मुंबई चेन्नई ही करने वाला है, मुंबई चेन्नई चेन्नई मुंबई, मुंबई चेन्नई चेन्नई मुंबई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डोमेस्टिक रन, इसको अपन कहते हैं डोमेस्टिक रन। तो यहाँ पर ये जो वेसल है ये अगर डोमेस्टिक रन ही करने वाली है, देन इन दैट केस इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। इज दैट क्लियर? हाउएवर, जो 5 यूनिट कंज्यूम हुए हैं ऑन द बोर्ड, ठीक है, जब भी ये 5 यूनिट कंज्यूम हुए, देन इन दैट केस इस 5 के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। समझ में बात? इस 95 के ऊपर लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस वेर द अनकंज्यूम्ड स्टोर्स। अब इसके ऊपर ड्यूटी भरो मुंबई में, ओके, एंड देन आप चेन्नई तक कुछ भी खाते रहो, सबको बांटते रहो पैसेंजर को। इसके लिए जो चॉकलेट्स होती है जो प्लेन में वगैरह मिलती है, मतलब वैसे तो फ्री में मिलती है, वो टिकट के प्राइस के साथ इंक्लूड होती है, बट हाउएवर अगर कभी भी आपसे सेपरेट चार्ज लिया गया तो आप कभी भी देखना उसका जो रेट होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा, इफ इट इज अ इफ इट इज अ लोकल प्लेन। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 69 एंड एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 69 एंड चैप्टर 10 टू स्टोर्स। सेक्शन 69 क्या है? ड्रॉबैक का चैप्टर है, ओके। सो ये स्टोर्स को किस तरीके से अप्लाई होता है वो चेक करते हैं। This section provides that provision of section number 69 and chapter 10, which contains provisions of drawback, okay, shall apply to stores other than those covered by section 90. Thus it follows that section 69 allows warehouse goods to be exported on payment of export duty, okay, मतलब जो warehouse किया हुआ goods है, okay, उसको अपन एक्सपोर्ट ड्यूटी भर के उसको एक्सपोर्ट करने दिया जा सकता है, ठीक है। So these stores can be exported on payment of export duty from warehouse. By virtue of section 88, this benefit is available to warehouse goods if they are taken on board any foreign going vessel
और एयरक्राफ्ट एज स्टोर्स। मतलब मान के चलो कि मेरे को कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी थी, ओके, पर मैं बोलता हूँ कि सर इसको एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ, ओके, क्या करता हूँ, इसको मैं वेसल में कंज्यूम करता हूँ, स्टोर्स की तरह यूज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। सो दिस इज रिटर्न इन सेक्शन नंबर 88. दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू वेयरहाउस गुड्स. Next is as per section 74, where the duty paid on imported goods are exported within 2 years. आप लोग को मालूम है ड्रॉबैक का चैप्टर अपना हो चुका है. Subject to certain conditions, such duty shall be repaid as drawback. तो अगर वो 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट होते हैं तो वहां पर अपने को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है. ओके, सिमिलरली जो इंपोर्टेड स्टोर्स हैं वो अगर एक्सपोर्ट हो जाते हैं तो उस केस में भी आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? In case of imported stores which have been re-exported after the import duties for same have been paid, the original import duty is eligible as drawback. For stores like fuel, lubricants, oil taken on board foreign going vessel aircraft, the whole of the import duty is eligible as drawback. मतलब अगर fuels, lubricant, oil, okay, अगर ये दोनों re-export होता है, then in that case 100% amount is available as drawback. उसको छोड़ करके बाकी के goods होंगे उसके ऊपर 98% आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा. तो स्टोर्स के दो पार्ट है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स. फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के ऊपर 100% ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल, एंड अदर गुड्स स्टोर्स जो एक्सपोर्ट होने वाले, इन दैट केस 98% आर एलिजिबल, 98% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड वुड बी एलिजिबल. ओके, प्रोवाइडेड वो पेमेंट हुई. इंपोर्टेड गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड विदाउट क्लियरिंग इट फॉर होम कंजम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. ओके, ठीक है. सप्लाई ऑफ स्टोर्स. Section 89 of the Customs Act covers that indigenous goods which are supplied to vessel as ship stores. Okay, it states that goods produced or manufactured in India and required as stores on foreign going vessel may be exported free of export duty in such quantities as proper officer may determine having regard to size and the vessel of aircraft. मतलब मान के चलो कि एक वेसल है, बराबर है, उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, इंडिया में कुछ चीज बनी है, उन 10 लोगों को देनी, मतलब देनी है अपने को, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है. पर अगर आप एज ए स्टोर्स उसको दोगे तो उसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. तो यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, ये 10 लोगों में, मतलब मान के चलो नॉर्मल एक ही जन एक ही खाता है, यहाँ पर उसने 100 डाल दिए शिप के अंदर. ओके, 100 यूनिट्स डाल दिए, तो यहाँ पर ये गलत है. सो इन दिस केस प्रॉपर ऑफिसर को अप्रूवल देना है. ओके, हैविंग रिगार्ड टू साइज ऑफ द वेसल, मतलब कितनी साइज है वेसल की, कितने पैसेंजर है, नंबर ऑफ पैसेंजर, क्रू मेंबर एंड लेंथ ऑफ द वॉयज. मतलब अगर 1 महीना जाएगा तो ज्यादा कंज्यूम होंगी, 10 दिन में पहुंचने वाले हो तो फिर कम कंज्यूम होंगी. तो उस तरीके से आपको अलाउ करेगा टू टू पुट इन द वेसल और एयरक्राफ्ट द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. इज दैट क्लियर? आगे, इन अ नटशेल ड्यूटी फ्री सप्लाई ऑफ स्टोर्स शुड बी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट. मतलब एक एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 10 लोगों के लिए 1000 यूनिट डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि वो ड्यूटी फ्री रहे, ऐसा नहीं. नेक्स्ट इज अगर इंडियन नेवल वेसल को स्टोर्स दिए गए, ओके, सो इन दिस केस देयर इज एग्जेम्पशन. भले ही वो फॉरेन गोइंग वेसल नहीं है, फिर भी नेवल वेसल को अगर दिया है तो एग्जेम्पशन पढ़ते हैं. इंपोर्टेड स्टोर्स फॉर यूज इन अ शिप ऑफ अ इंडियन नेवी में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी बी कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. मान के चलो कि देखो इंडियन नेवी, इंडियन नेवल वेसल है, मतलब वो इंडिया में ही घूमने वाली है, तो मुंबई से चेन्नई, ओके, जा रही है, चेन्नई से मुंबई एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी अगर कुछ भी स्टोर्स बचते हैं या फिर कंज्यूम, मतलब इंपोर्ट हुए, ओके, मुंबई में अनकंज्यूम्ड है, पर ये जो वेसल है ये कौन सी वेसल है, नेवल वेसल है, सो इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. दिस इज रिटन इन सेक्शन नंबर 90. इंपोर्टेड स्टोर्स सप्लाइड फ्री बाय गवर्नमेंट फॉर यूज ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन नेवी इन अकॉर्डेंस विद देयर कंडीशन ऑफ सर्विस. मतलब गवर्नमेंट जो है वो फ्री में जो इंडियन नेवल के जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, उन लोग को फ्री में, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी खान, मतलब जो भी कंजम्पशन करने दे सकती है एज रिगार्ड टू देयर कंडीशन ऑफ सर्विस, कितने साल से वो सर्व कर रहे हैं एंड सो ऑन. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 69 दैट इज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम वेयरहाउस वगैरह वगैरह, it will be applied to this particular naval vessels as well. Is that clear? Okay. However, they will be entitled to drawback of whole of the custom duty if any paid therein instead of 98% alone otherwise applicable. मतलब जो ऊपर अपन ने देखा वो क्या था,
98% इन केस ऑफ अदर गुड्स, 100% इन केस ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। बट अगर नेवल वेसल ने री एक्सपोर्ट किया, देन दैट केस 100% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? So this is the provisions of stores.